दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म बॉर्डर 2 को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें 1970 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में दिखाया गया है। हमारे सैनिकों ने सीमित संसाधनों के बावजूद 1 लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। बॉर्डर 2 की कहानी फिर से इसी संक्षिप्त विवरण के साथ शुरू होती है। फिल्म नवंबर 1971 को जम्मू कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति को दिखाते हुए खुलती है। हम पाकिस्तान से घुसपैठियों को एक गांव में घुसे हुए देखते हैं। वे गांव पर कब्जा करना चाहते हैं और सीमा पार करना चाहते हैं। उनका सामना लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह यानी सनी देओल होता है, जो उन्हें एक एक करके मार गिराते हैं और हमारे सैनिक उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर देते हैं। वे डर जाते हैं और पाकिस्तान की ओर पीछे हट जाते हैं, लेकिन रास्ता बारूदी सुरंगों और लैंडमाइनों से भरा होता है। इन बाधाओं से बेपरवाह फतेह सिंह निहत्थे उनका पीछा करते हैं, क्योंकि उनकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। वो अकेले ही तीनों आतंकवादियों को मार गिराते हैं। यहाँ तक कि जब उनका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ता है, तब भी वे आतंकवादी को मारने में कामयाब होते हैं और सुरक्षित लौटने से पहले उसकी बॉडी को लैंडमाइन के नीचे रख देते हैं। फिर वो पाकिस्तान को एक और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने उनके देश की ओर बुरे नजर से देखने की हिम्मत की तो उनके पास देखने के लिए आंखें नहीं बचेंगी। उसके बाद हम रावलपिंडी में पाकिस्तान का मुख्यालय देखते हैं, जहां भारत को झुकाने के लिए ऑपरेशन चंगेज की योजना बनाई जा रही है। उनकी पूरी रणनीति में नौसेना, वायुसेना और जमीनी बलों से संबंधित हमले शामिल थे, जिसका उद्देश्य चारों तरफ से तनाव पैदा करना और भारत को 2 भागों में बांटना था। फिर हम देखते हैं पठानकोट, जहां मेजर होशियार सिंह अपनी यूनिट की कमान संभाल रहे हैं। हम उन्हें पानी लाने के लिए सीमा क्षेत्र के पास जाते हुए देखते हैं, जो अभी भी भारतीय क्षेत्र के भीतर था। वे पाकिस्तानी सैनिकों को देखते हैं जो पानी भरने आए थे। दोनों यूनिट एक दूसरे पर बंदूकें तान देती है और मेजर होशियार सिंह स्थिति को संभालने के लिए जाते हैं। वो पाकिस्तानी सैनिकों से कहते हैं कि वो एक मेजर हैं और अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। वो उन्हें सैन्य प्रोटोकॉल के बारे में याद दिलाते हैं कि उन्हें मेजर रैंक के अधिकारी को सलाम करना चाहिए, चाहे वे किसी भी सेना के हों। फिर वो उन्हें सूचित करते हैं कि उनकी पोस्ट 3 मिनट की दूरी पर है, जबकि उनकी खुद की टुकड़ी बस 1 मिनट की दूरी पर है, और चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने गोली चलाने और भागने की कोशिश की तो उनकी टुकड़ी द्वारा काम तमाम करने के बाद वे पहचानने लायक नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी सैनिक सलाम करते हैं, अपना पानी भरते हैं और जल्दी से चले जाते हैं। हालांकि होशियार सिंह को एहसास होता है कि सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है और पाकिस्तान किसी भी समय हमला कर सकता है। फिर हम देखते हैं श्रीनगर में भारतीय वायुसेना को, जहां मेजर सुखू सिंह, जो एक बहादुर फाइटर पायलट थे, उनके स्टाइल के साथ लैंड करने के बाद सीन उत्तरी अरब सागर में बदल जाता है, जहां हम अपने नौसेना अधिकारियों को देखते हैं। हमारा परिचय जोसेफ मोरो से कराया जाता है, जो इस इकाई की कमान संभाल रहे हैं, और उनका सोनार रडार भी खतरे के संकेत दिखा रहा था। हर जगह तनाव साफ महसूस किया जा सका है। फिर दृश्य होशियार सिंह की यूनिट में लौटता है, जहां हम रात में सैनिकों को मजाक करते हुए देखते हैं, जो हर यूनिट में आम बात है। उन्हें देखकर होशियार सिंह को अपने दोस्तों की याद आती है और वो एक फोटो निकालते हैं। हम देखते हैं कि ये तीनों 1963 में अपनी ट्रेनिंग के दौरान नेशनल वॉर एकेडमी में दोस्त थे। वायुसेना, नौसेना और थल सेना वहां एक साथ ट्रेनिंग लेती थी। हम देखते हैं कि फतेह सिंह उनके कमांडर के रूप में उनका नेतृत्व करते हैं। हर अकादमी की तरह वहां भी सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच कंपटीशन और रैंकिंग होती थी। हम सेना के होशियार सिंह और वायुसेना के मेजर सुखू सिंह के बीच कड़ी प्रतिद्वंदिता देखते हैं, क्योंकि दोनों हमेशा हर प्रतियोगिता में पहले स्थान के लिए कॉम्पिट करते थे। जोसेफ उनके बीच फंसा हुआ था। वो सुखू सिंह का अच्छा दोस्त था, जबकि होशियार सिंह बिना परिवार वाला एक अकेला व्यक्ति था। भारतीय सेना में सेवारत उनके पिता शहीद हो गए थे। जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी मां का निधन हो गया था, जिससे वो पूरी तरह अकेले हो गए थे। अकादमी में तीनों के बीच लड़ाई तेज हो गई। फिर फतेह सिंह बीच बचाव करते हैं और समझाते हैं कि उन्हें एक साथ प्रशिक्षित करने का उद्देश्य सेना, वायुसेना और नौसेना का एक होकर काम करना है। यदि देश किसी संकट या अपराध का सामना करता है तो उन्हें मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए नेशनल वॉर एकेडमी की स्थापना की गई थी,
हालांकि इन लोगों में अनुशासन की कमी दिखाई दे रही थी। उन्हें हमेशा सजा मिलती रहती है। ये तीनों अपने व्यवहार के लिए लगातार सजा पर सजा पाते हैं। इस बीच हम फतेह सिंह के परिवार को देखते हैं, जहां उनका बेटा अंगद सिंह भी सेना में शामिल होना चाहता है। हालांकि उनकी पत्नी शुरू में मना कर देती है। बाद में अंगद फतेह सिंह के फैसले को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो अपने पिता की बहादुरी की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है और उनके नक्शे कदमों पर चलना चाहता है। दूसरी ओर इन तीनों का दोस्त बनना तय था। सुखू सिंह का दिल अच्छा है, लेकिन वो अपने जबरदस्त मजाक के लिए जाना जाता है। होशियार सिंह हमेशा शांत रहते हैं, जबकि जोसेफ उनके बीच मध्यस्थ का काम करता है। अपनी ट्रेनिंग अवधि के दौरान उन्हें घर पर फोन करने और अपने परिवारों से लेटर रिसीव करने की परमिशन थी। हालांकि होशियार को कभी कोई पत्र नहीं मिला। एक दिन एक मेजर जोसेफ से पूछता है कि होशियार को घर से कोई पत्र या संदेश क्यों नहीं मिलता है। तब जोसेफ उसे पूरी कहानी बताता है। जोसेफ अपने घर फोन करता है, अपनी बहन, माँ और अपनी पत्नी और बेटी से बात करता है। अगली सुबह हम होशियार के बिस्तर पर एक राखी भरी देखते हैं। राखी किसी और ने नहीं बल्कि सुखो ने रखी थी और वो उसकी बहन की थी। सुखो उसे कहता है, आज से तुम्हारा भी एक परिवार है। मेरी बहन तुम्हारी बहन है, मेरा परिवार तुम्हारा परिवार है, मेरी माँ तुम्हारी माँ है। ये शब्द कहने के बाद तीनों एक दूसरे को भावुक होकर गले लगाते हैं। तब से वे जिगरी दोस्त बन गए। फतेह सिंह उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि एक सैनिक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। कुछ कहते हैं कि हथियारों से लैस होना जरूरी है, अन्य आत्मविश्वास के महत्व पर जोर देते हैं। कुछ लोग निडरता की आवश्यकता पर बल देते हैं, लेकिन फतेह सिंह बताते हैं कि इन सबसे ऊपर आपको सबसे ज्यादा जरूरत एक सच्चे दोस्त की होती है, जो युद्ध के दौरान हर स्थिति में आपका साथ दे सके। युद्ध के मैदान पर न तो राइफल और न ही रैंक आपके सबसे अच्छे साथी साबित होते हैं। आपका सबसे भरोसेमंद सहयोगी आपका साथी सैनिक, आपका भाई होता है। फिर हम होशियार सिंह के घर एक पत्र आते हुए देखते हैं। पत्र ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि दोस्तों और जोसेफ को पता था कि होशियार का कोई परिवार नहीं है। सच्चाई सामने आ रही है। जब वो सिर्फ 7 साल का था, तब उसकी शादी हो गई थी। हालांकि शादी के बाद परिवार अलग हो गए थे। उसकी दादी ने एक बार उसे लड्डू खिलाए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वे उसकी शादी के थे। हालांकि वे अलग हो गए, अब वो उस लड़की से शादी करने के लिए बेताब है, जिसे वो कभी देखे बिना भी प्यार करता है। घर से आए पत्र में उससे अपनी पत्नी से मिलने और शादी को विधिवत संपन्न करने के बाद उसे घर लाने के लिए कहा गया है। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए छुट्टी लेता है। जब वो पहली बार अपनी पत्नी को देखता है तो उसे गहरा प्यार हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से उसने 7 साल की उम्र में शादी की थी, वो बड़ी हो के इतनी खूबसूरत होगी। होशियार सिंह के घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी सम्मान देने के लिए उसके माता पिता की तस्वीरें मांगती है। होशियार बताता है कि उसकी माँ ने कहा था कि जब उसके पिता युद्ध से लौटेंगे तो वो तस्वीरें लेंगे, लेकिन उसके पिता कभी नहीं लौटे और उसकी माँ ने कभी अकेले तस्वीरें नहीं ली, इसलिए उसके पास उनकी तस्वीर नहीं है। उसके पास केवल अपने पिता की वर्दी है। उसकी पत्नी वर्दी को ही सम्मान देती है, जिससे होशियार सिंह बहुत भावुक हो जाता है। वो अपनी पत्नी का हाथ कभी न छोड़ने का वादा करता है और वे एक साथ कीमती समय बिताते हैं। होशियार अपनी पोस्ट पर लौट आता है, लेकिन अपनी पत्नी से मिलने जाता रहता है। होशियार सिंह की पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है तो वो बहुत खुश होता है और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक पालना बनाता है। फिर सीन राखी समारोह में बदल जाता है, जहां हम होशियार, जोसेफ और सुखों को देखते हैं। सुखों की बहन उन्हें राखी बांधती है और बताती है कि कैसे वे सभी शादीशुदा हैं और उनके बच्चे होने वाले हैं, सिवाय उसके भाई के। वो खुलासा करती है कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उसके पास उसकी फोटो है और लड़की भी तैयार है, लेकिन वो पहले बात करने की पहल नहीं करेगा। तभी होशियार और जोसेफ एक योजना बनाते हैं, क्योंकि वे अपने दोस्त के स्वभाव और हमेशा पहले रहने की उसकी इच्छा को जानते हैं। वे उसे ये बताने का सुझाव देते हैं कि लड़की के परिवार ने उसे मना कर दिया है। जब उसकी माँ उसे तुरंत इस बारे में सूचित करती है और उसे फोटो वापस करने के लिए कहती है, तो सुखों का अहंकार जाग जाता है। वो लड़की से मिलने के लिए दौड़ता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसके साथ चाल चली गई है। उसे एहसास होता है कि उसके परिवार में उसे कदम उठाने के लिए ये पूरा प्लान बनाया था। आखिरकार वो उसी लड़की से एक फंक्शन में शादी कर लेता है। होशियार और जोसेफ उनकी शादी के जश्न में मस्त होकर नाचते हैं।
हालांकि उसी दौरान एक रेडियो अनाउंसमेंट खुशी के माहौल को तोड़ देती है, जिसमें कहा जाता है कि तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने कुछ क्षेत्रों में घुसपैठ की है और कुछ स्थानों पर गोलीबारी भी की है। इसलिए सभी सैनिकों की छुट्टियां तुरंत रद्द कर दी जाती हैं और उन्हें अपनी पोस्ट पर वापस रिपोर्ट करने का आदेश दिया जाता है। फिर सीन फतेह सिंह की ओर बढ़ता है, जो एक टोली मिशन का संचालन कर रहे हैं। वो ग्रामीणों को बड़ी संख्या में अपने घरों को खाली करते हुए देखता है। पूछताछ करने पर वे बताते हैं कि सीमा पार सैन्य एक्टिविटी बढ़ गई है और दोनों तरफ सैनिकों की तैनाती के साथ उनका गांव गोलीबारी के बीच फंस गया है। जानमाल के नुकसान के डर से वे अपने घरों को छोड़ रहे हैं और पीछे केवल एक जलता हुआ दिया छोड़ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये दिया किसी दिन उन्हें वापस उनके गांव का रास्ता दिखाएगा। गांव के आसपास के क्षेत्र पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था, सैनिकों को मार डाला था और उनके शवों को वहीं छोड़ दिया था। फतेह सिंह का मिशन इस एरिया को दोबारा हासिल करना और दुश्मन सेना को खदेड़ना है। वो अपनी यूनिट के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रेडियो सिग्नल विभाग को खराब करने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान दुश्मन के रेडियो ऑपरेटर को खत्म करना है, ताकि उन्हें सपोर्ट के लिए अपनी वायुसेना के साथ कांटेक्ट करने से रोका जा सके। तब वे सैनिक घुसपैठ करेंगे, सभी को खत्म करेंगे और बारूदी सुरंगें लैंडमाइंस बिछाएंगे। यदि वे फिर से हमला करते हैं तो टैंक और अन्य वाहन बारूदी सुरंगों से नष्ट हो जाएंगे। हमेशा यही योजना होती है। वे यही करते हैं, लेकिन फतेह सिंह देखते हैं कि रेडियो ऑपरेटर को मारने के बाद भी कांटेक्ट नहीं रुकता है। अन्य सैनिक रेडियो संपर्क बनाने की कोशिश जारी रखते हैं। इसलिए वो खुद रेडियो उठाते हैं और घोषणा करते हैं कि अब यहाँ कोई पाकिस्तानी सेना नहीं है। भारतीयों ने इस क्षेत्र में घुसपैठ कर ली है और वे उनके क्षेत्र में हैं। वो उन्हें चेतावनी देते हैं कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो चले जाएं। अगर ऐसा नहीं किया तो ना तो सीमा सुरक्षित रहेगी और ना ही वे। फिर हम दूसरी तरफ से पाकिस्तानी कमांडर को 1 सितंबर 1965 का जिक्र करते हुए सुनते हैं, जो फतेह सिंह को उनके बेटे की मौत की याद दिलाता है। ये कहते हुए, याद है मैंने तुम्हारे बेटे को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। ये हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। हम उस दिन को देखते हैं जब अंगद का पत्र आया था। परिवार गुरुद्वारे गया हुआ था। पत्र पढ़कर वे बहुत खुश थे, ये जानकर कि उनका बेटा सुरक्षित और ठीक है। लेकिन अचानक खबर आती है कि अंगद नहीं बचा। उन्होंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो सका, क्योंकि जब उनका बेटा शहीद हुआ तो वे गुरुद्वारे में थे। वर्तमान में वापस आकर फतेह सिंह बताते हैं कि वो 1 मिनट का मौन रख रहे थे। हम दुश्मनों के मरने पर भी 1 मिनट का मौन रखते हैं। तुम भी मरने वाले हो, इसलिए मैंने वो चुप्पी बनाए रखी। शहीदों के नाम हमें डराते नहीं हैं और न ही हमारा खून जमाते हैं। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। ये कहने के बाद वो फोन काट देते हैं और पूरी पोस्ट को नष्ट कर देते हैं। फिलहाल गांव उनके कंट्रोल में है और उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अगर पाकिस्तानी सेना टैंकों के साथ आती है तो वे नहीं बचेंगे। रणनीति ये है कि उन्हें पहले अंदर आने दिया जाए, फिर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। फिर हम तीनों दोस्तों को अपनी पोस्ट पर लौटे हुए देखते हैं, क्योंकि हर जगह युद्ध छिड़ जाता है। अचानक हम एयरबेस पर हमला देखते हैं, जहां पाकिस्तानी जेट आते हैं और बमबारी शुरू कर देते हैं। सुखो अपना जेट इस हाई रिस्क वाले जोन में उड़ाते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। सुखो इस बहादुरी से लड़ते हुए इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जोसेफ को देखते हैं, जिनके 9 सैनिक जहाज पर हमला होता है। जब वे इस हमले को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक पनडुब्बी एक और बम डालती है और उनके जहाज में पानी भरने लगता है। डेक के नीचे लोग घायल हो गए थे। पानी अंदर भरने लगता है। पाकिस्तानी सेना बहुत खुश होती है। ऊपर से हम देखते हैं कि सोनार रडार ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे खतरों का पता लगाना असंभव हो गया था। वे लाइफ मोड का उपयोग करके कुछ लोगों को बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन जोसेफ सबकी सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए पीछे रह जाते हैं। हालांकि वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाते। तभी एक और मिसाइल दागी जाती है और सोनार सक्रिय हो जाता है। ये तुरंत बमबारी शुरू करता है और विस्फोटक पनडुब्बी से टकराता है। पनडुब्बी को सतह पर आना पड़ा, क्योंकि वे पानी के नीचे नहीं रह सकते थे। अगर पनडुब्बी में पानी भरना शुरू हो जाता तो वे डूब जाते। जैसे ही वे सतह पर आते हैं, एक और बमबारी होती है। हम जोसेफ को बमबारी से बुरी तरह घायल देखते हैं। उनका शरीर खून से लथपथ था। फिर भी वो हार नहीं मानते, क्योंकि पनडुब्बी लाइफ मोड का पीछा कर रही थी। फिर एक और बमबारी शुरू होती है
और हम पनडुब्बी को पूरी तरह नष्ट होते देखते हैं। पाकिस्तानी पनडुब्बी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में भी हम जोसेफ को शहीद होते हुए देखते हैं। ये खबर सभी फोर्स में फैल गई थी कि हमारे कई सैनिक शहीद हो गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना हमारे कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रही थी और हमारी सेना उनका डटकर मुकाबला कर रही थी। फिर हम इस खबर को सुनने के बाद होशियार सिंह के गुस्से को बढ़ते हुए देखते हैं। उन्हें सूचना मिलती है कि पाकिस्तानी सेना ने एक क्षेत्र में अपना बेस बना लिया है और धीरे धीरे भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही है। उनके लिए खेल सीधा था। वे पाकिस्तान में घुसेंगे, दुश्मन सेना को खत्म करेंगे और वहां अपने झंडे गाड़ेंगे। इस बीच हम पाकिस्तानी सेना को चपलान गांव पर हमला शुरू करते हुए देखते हैं। फतेह सिंह की सेना वहां डटी हुई है। उन्होंने प्लान बनाया था कि टैंक घुसेंगे, लेकिन वे बाहर से ही गोलीबारी करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पहले ही बारूदी सुरंगें बिछाते हुए देख लिया था। लेकिन होशियार सिंह निडर रहते हैं। वो अपनी टीम को वहां ले जाते हैं और पूरी रणनीति समझाते हैं। सबसे पहले उन्हें एलएमजी पोस्टों को खत्म करना होगा जो भारी कवरिंग फायर देंगे। फिर वे रेंगते हुए आगे बढ़ेंगे, उन पर बम फेंकेंगे और नीचे उतरने के बाद वे उन्हें खत्म करने के लिए चाकू का यूज करेंगे। और वे ठीक ऐसा ही करते हैं। इस गोलीबारी में दोनों पक्षों के कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन होशियार सिंह डटे रहते हैं। वो किसी तरह एक ग्रेनेड से एक एलएमजी पोस्ट को नष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गए थे। उनकी आंखों के सामने उनके दोस्त एक एक करके गिर रहे थे। उन्हें उनके घर, उनके बच्चे याद आते हैं। फिर भी वो डटे रहते हैं। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद होशियार सिंह और उनकी यूनिट पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही थी। उन्होंने एक एक करके पाकिस्तानी सैनिकों को प्लान्ड तरीके से खत्म कर दिया था। वे बुरी तरह घायल थे। लास्ट में हम पाकिस्तानी टैंकों को उनकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं। होशियार सिंह के पास टैंकों का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं था। उनके लगभग सभी हथियार खत्म हो चुके थे। इस बीच चपलान गांव में हम उसी कमांडर को टैंक में देखते हैं जिसने फतेह सिंह के बेटे को मारा था, जो फतेह सिंह को फिर से चुनौती दे रहा था। इस बार फतेह सिंह खुद ग्रेनेड लेते हैं और एक के बाद एक टैंकों के नीचे रखना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें एक एक करके ब्लास्ट कर देते हैं और टैंकों के मिसाइल लॉन्चरों पर ग्रेनेड रख देते हैं, जिससे उनमें ब्लास्ट हो जाता है। जब कमांडर नीचे आता है तो फतेह सिंह उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन अपने बेटे के शब्दों को याद करते हुए वो उसे छोड़ देते हैं, ये कहते हुए, आज तुम मेरे बेटे की खातिर बच गए। क्योंकि जब फतेह सिंह उसे मारने वाले थे तो कमांडर ने जान की भीख मांगी और फतेह सिंह ने दया दिखाई। इधर वापस चपलान क्षेत्र में जब टैंक आगे बढ़ रहे होते हैं और फतेह सिंह को यह खबर मिलती है तो हम उन्हें रॉकेट लॉन्चर और अपनी पूरी सेना के साथ आते हुए देखते हैं। वो कमांडर का सिर कलम कर देते हैं। होशियार सिंह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम एक को मारोगे हम 1000 लाएंगे, तुम 1000 को मारोगे हम पूरा हिंदुस्तान लाएंगे। इसके साथ ही वे पाकिस्तानी सेना को सीमा के उस पार खदेड़ देते हैं और जपा क्षेत्र में एक बार फिर भारतीय तिरंगा लहराता है और सभी सलाम करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे कई भाई शहीद हो जाते हैं। उन्हें शहीदों का सम्मान दिया जाता है। होशियार सिंह अपने हर दोस्त के घर जाते हैं और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। ये सीन बहुत दिल को छू लेने वाला था। इसी के साथ बॉर्डर 2 मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस मूवी के लिए क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।